तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो बर्निंग फ्लैंग वैली है उसके अंदर 6th ग्रेड के एल्केमिस्ट को इनवाइट किया जा रहा था, जिसके अंदर लियू फैमिली जो होती है वो थोड़ा स्ट्रगल में होती है, क्योंकि जो वर्म होल होता है उसका जो ओनरशिप होता है वो कोई और ले जाता है, क्योंकि उसके पास एक 6th ग्रेड का एल्केमिस्ट होता है। वहीं पर जो जायन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो लियो किंग से पूछता है कि लियो किंग क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो लियो किंग यहाँ पर मना कर देता है। तो जायन बोलता है कि तुमने भी मेरा जेम्मा एम्पायर में हेल्प किया था, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प यहाँ पर करूँगा। और जो जाओयन होता है वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर जाओयन वो कंपटीशन जीत जाता है और वो मास्टर तांग के पास चला जाता है। और मास्टर तांग का जो वहाँ पर टेस्ट होता है, जिसके अंदर उसको नाइन थंडर के सामने, जो कि एक हेवनली फ्लेम है, उसके सामने थोड़ी देर के लिए टिकना होता है। और जो जायन होता है वो नाइन थंडर हेवनली फ्लेम को डरा देता है। और जो नाइन थंडर हेवनली फ्लेम होती है वो वापस मास्टर तांग के पास चली जाती है। और जो जायन होता है वो पूछता है कि मास्टर तांग, क्या मैं आपके टेस्ट में पास हो गया? तो जो मास्टर तांग होते हो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल यंग मास्टर जाओयन, आप तो इस टेस्ट के अंदर पास हो गए हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा एपिसोड यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको मास्टर तांग को दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को इनविटेशन दिया है। वो बताते हैं कि जब से ये बर्निंग फ्लैंग वैली को ढूंढा गया है, तभी से जो बर्निंग फ्लैंग वैली के मास्टर हैं उन्होंने 9 ड्रैगन थंडर लाइटनिंग को पास डाउन किया है जनरेशन टू जनरेशन, जो भी बर्निंग फ्लैम वैली का न्यू मास्टर बना है। और ये एक परंपरा चली आ रही है। अब जो मास्टर तांग है उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो है तांगहुआर। अब तांगहुआर को भी 9 ड्रैगन थंडर फ्लाइटिंग फ्लेम को इनहेरिट करना था, जिसके लिए उसको इसके साथ मर्ज होना था। वो बताते हैं कि जब तांगहुआर 9 ड्रैगन थंडर लाइटनिंग के साथ मर्ज हो रही थी तो उसको एक बैकलैश होता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ फोर्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है और कम हो जाती है। वो बताते हैं कि अब उनकी डॉटर के पास आधे साल से भी कम का टाइम बचा है। इससे पहले कि वो अपनी जान गंवा दे, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरी हेल्प करें एक 7 टीयर की पिल बनाने के लिए, जिसका नाम है फायर बोधी पिल। अब वो बताते हैं कि तांग हुआर को जब से ये पता चला है तब से भी थोड़ी चिचड़ी सी रहती है। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है, वो अपने आप में ही खोई रहती है। और मैं तांगुआर को ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूँ। मैं एक फादर हूँ और मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। वो कहते हैं कि तुमने तो मुझसे सिर्फ मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम की टेक्निक ही मांगी है। अगर तुमने मुझसे मेरी लाइफ ही मांगी होती तो वो भी मैं खुशी खुशी दे देता, क्योंकि मैं तांगुआर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे पास वही मेरी इकलौती डॉटर है। तो जो जायन होता है वो जब मास्टर तांग की बातों को सुनता है तो उसको अपने फादर की याद आ जाती है। उसको याद आ जाता है कि कैसे उसके फादर उसके लिए ऐसे ही परेशान रहा करते थे। वो भी अपने जाओयन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। तो जाओयन कहता है कि मास्टर तांग, आप एक बहुत ही अच्छे फादर हैं और मैं पूरी पूरी अपनी जान लगा दूंगा इस पिल को बनाने के लिए। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों वहां पर खड़े होते हैं जहां पर उनको पिल को रिफाइन करना होता है। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर तांग है वो एक बार फिर से दोनों को रिमाइंड करवा देते हैं कि ये जो पिल है इसका नाम है फायर बोधी पिल और ये एक 7 टीयर की पिल है और इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मैंने आप दोनों को दे ही दी है। और आप दोनों को अपना अपना रोल तो पता ही होगा कि क्या करना है। और वो बोलते हैं कि बिना किसी देरी के चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और वो अपना पावर का यूज़ करते हैं और ऊपर से एक कढ़ाई को लेकर आते हैं, जो कि एक एल्केमी कढ़ाई होती है जिसके अंदर हम पिल रिफाइन करते हैं। अब वो बताते हैं कि इसको रिफाइन करने के लिए एक खास कढ़ाई की ज़रूरत भी पड़ेगी। तभी जो मास्टर यू होते हैं वो जब उस कढ़ाई को देखते हैं तो कहते हैं ये तो एक हेवनली कढ़ाई है, ये तो हेवनली कढ़ाई की लिस्ट में आती है। मुझे नहीं पता था कि ये मास्टर तांग के पास है, ये तो एक बहुत ही ऑनर की बात है, इसको देखना। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर तांग होते हैं वो कहते हैं कि आप दोनों अपनी पोजीशंस पर चले जाएं। और जो मास्टर यू होते हैं और जो जाओयन होता है वो दोनों के दोनों अपनी पोजीशंस पर चले जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। और हम देखते हैं कि जो मास्टर यू होते हैं और जो जायन होता है वो दोनों ही अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। और जो मास्टर तांग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे एल्केमी तो नहीं आती है, लेकिन मैं अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ आप दोनों को सपोर्ट करने के लिए करूंगा। और हम देखते हैं कि वो तीनों ही अपनी हेवनली फ्लेम्स को उस कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। और जो मास्टर यू होते हैं और जो जायन होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर उस कढ़ाई के अंदर चले जाते हैं। और जितने भी मटेरियल्स होते हैं उस पिल को रिफाइन करने के लिए वो उन मटेरियल्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे करके मास्टर यू कुछ मटेरियल्स को रिफाइन करते हैं और जो जायन होता है वो भी कुछ मटेरियल्स को रिफाइन करता है। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो ऑडियंस होती है वो बातें करने लग जाती है। वो कहते हैं कि हमको नहीं पता था कि जाओयान इतना यंग होने के बावजूद पूरे 10 दिनों के लिए
टिका रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर मो होते हैं वो कहते हैं कि ज़ाओयान सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे यहाँ पर टिका हुआ है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको मास्टर यू और ज़ाओयान को दिखाया जाता है जो कि अभी तक वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहे होते हैं। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने सारे के सारे मटेरियल्स रिफाइन कर लिए होते हैं और वो तैयार होते हैं उन दोनों मटेरियल्स को फ्यूज़ करने के लिए। तभी ज़ाओयान कहता है कि मास्टर यू चलिए इन दोनों को फ्यूज़ करते हैं। और वो दोनों जैसे इन दोनों को फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं वैसे एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव वहाँ से निकलती है और हम देखते हैं कि बाहर खड़े सारे लोगों को पता चल जाता है कि उन्होंने फ्यूज़न स्टार्ट कर दिया है। और तभी मास्टर तांग को भी ये फील हो जाता है कि फ्यूज़न टेक्निक स्टार्ट हो चुकी है और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये दोनों यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। स्पेशली जो मास्टर यान ज़ाओ है वो अभी तक वहाँ पर टिके हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि अभी तक इस प्रोसेस के अंदर टिके हुए हैं। तभी वो अपनी डॉटर से कहते हैं कि तांगहुआर शायद हमारे पास अभी भी होप है। तो जो तांगहुआर होती है वो कहती है कि हाँ फादर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तभी हमको ज़ायान और मास्टर यू को दिखाया जाता है जो कि अभी तक उन दोनों मटेरियल्स को मर्ज कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ज़ायान होता है उसको पता चलता है कि इसको मर्ज करने में तो बहुत ही ज़्यादा सोल पावर का यूज़ करना पड़ रहा है। और जो मास्टर यू हैं वो थोड़े थके थके से लग रहे थे। जो ज़ायान होता है वो कंटिन्यू रखता है लेकिन मास्टर यू थोड़ी ही देर बाद गिर जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड आने लग जाता है और जो पूरा मर्जिंग का प्रोसेस होता है ये वहीं पर रुक जाता है। और जब मास्टर तांग ये सब देखते हैं कि मास्टर यू इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं तो अपनी होप फिर से खो देते हैं। वो थोड़ा चक्कर खाते हैं और जाके अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाते हैं। और जो तांगुआर होती है वो भी अपनी होप खो देती है और जो ज़ायन होता है उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है लेकिन वो अभी भी उस प्रोसेस से बाहर नहीं हुआ था। तो जो ज़ायन होता है वो आता है मास्टर तांग के पास और उनसे कहता है कि मास्टर तांग अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहूँगा, वो भी मैं अकेले ही करना चाहूँगा। तो जो मास्टर तांग होते हैं वो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड यान ज़ाओ क्या आप इस प्रोसेस को अकेले कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जो ज़ाओ यान होता है वो कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करूं। तो जो मास्टर तांग होते हैं वो कहते हैं कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा अगर तुम इसको पूरा कर सकोगे। तो जो ज़ाओयान होता है वो वापस वहां पर चला जाता है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है क्योंकि उसको पता है अगर वो यहाँ पर फेल हो जाएगा तो उसको जो मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम की टेक्निक है वो नहीं मिलेगी। तो वो याद करता है कि उसके टीचर ने एक बार बताया था कि अगर दो मटेरियल्स को आपको मर्ज करना है तो वो कैसे होगा और वो अपनी टीचर को ही याद करता है और वो मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि ज़ाओयान याद करता है कि उसके टीचर ने एक बार बताया था कि ये जो टेक्निक मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना। और जो ज़ायोन होता है वो कहता है कि टीचर अगर आप मुझे कुछ दिखाओगे तो मैं उसको बहुत ध्यान से ही देखूंगा। और जो ज़ायोन होता है वो अपनी टीचर के सारे स्टेप्स को फॉलो करता है और वो सारे स्टेप्स को फॉलो करके उस पिल रिफाइनमेंट में जो दो मटेरियल्स थे उनको मर्ज करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी पावर लगा देता है उन दोनों मटेरियल्स को मर्ज करने में और जैसे ही वो दोनों मटेरियल्स मर्ज होते हैं वैसे ही एक पर्पल लाइटनिंग आसमान की तरफ निकलती है और सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और जो मास्टर तांग होते हैं उनको पता चल जाता है कि जो पिल है उसका फॉर्मेशन हो चुका है लेकिन वो जानते हैं कि अगर ये लाइटनिंग ज़ाओयान के ऊपर गिर जाएगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि मास्टर यान ज़ाओ आप अपनी पिल फॉर्मेशन पर फोकस करिए, इस पर्पल लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो जो ज़ायोन होता है वो कहता है कि मास्टर तांग आप परेशान मत रहिए, आप अपनी जगह पर बैठे रहिए, इस पर्पल लाइटनिंग से कैसे डील करना है मैं उसको देख लूँगा। तभी हम देखते हैं कि जो ज़ायोन होता है वो अपनी तरफ से जो डीमन पपेट होता है उसको बाहर निकालता है। वो जो डीमन पपेट होता है वो सारी सारी पर्पल लाइटनिंग को अपने ऊपर ले लेता है और वो एडवांस हो जाता है। बेसिकली ये जो डीमन पपेट है ये जब जब भी लाइटनिंग के अंदर आता है तो इसकी जो पावर्स होती हैं वो बढ़ जाती है। पिछली बार भी ज़ाओयान ने डीमन पपेट को ही यूज़ किया था जब उसने क्वीन मेड्यूसा के लिए 7 टीयर के पिल को रिफाइन किया था। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर तांग होते हैं वो तो हैरान ही हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मास्टर यानज़ाओ के पास एक डोजोंग लेवल का डीमन पपेट भी है। इसमें कोई शक नहीं कि मास्टर यानज़ाओ इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो डीमन पपेट भी एडवांस हो जाता है, उसकी पावर्स भी इंक्रीज हो जाती है और जो ज़ायान होता है उसने पिल को भी फॉर्मेशन कर लिया होता है। अब क्योंकि पिल बन चुकी है और जो ज़ायान ने उसने अपनी कंडीशंस को पूरा कर दिया है तो अब बारी होती है कि ज़ायान को उसका अवार्ड मिले। और इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कुछ ही घंटों में अपलोड कर दूंगा। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिए।